जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया माँ पे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रेड माइक और इस प्रस्तुति का नाम है जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है द रेड माइक पाठशाला। पाठशाला के आज के एपिसोड में डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा और हम बात करेंगे यूनियन बजट की। जी हाँ, साल में एक बार ऐसा मौका जब बजट के बारे में बात होती है कि बजट कैसा होगा, खर्चा किस तरीके से होगा, अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, इन सब चीजों पर थोड़ा सा बहुत ज्यादा जोर डाला जाता है। लोग तरह तरह से इसको समझने की भी कोशिश करते हैं। जो सबसे आसान तरीका है बजट को समझने का वो ये है कि मेरी जेब में फर्ज कीजिए 100 रुपए हैं, तो मैं इस 100 रुपए से क्या क्या खरीदूं। बजट शब्द जो आपके जीवन में यार इसका तो मेरे पास बजट ही नहीं है, बस ये वही चीज सरकार के लेवल पर है। लेकिन यूनियन बजट, जब देश अपना बजट का आवंटन करेगा, जब वित्त मंत्री करेंगी, तो इसमें कितनी राजनीति होगी और कितनी अर्थव्यवस्था होगी। इज इट अ ब्लेंड ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स? आज इसी पर हम बात करेंगे। डॉक्टर बत्रा हमारे साथ हैं। डॉक्टर बत्रा, इससे पहले हम डिटेल्स में जाएं, यदि आप दर्शकों को ये बताना चाहें कि एक आउटलाइन दे दीजिए कि बजट को समझा कैसे जाए। जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा, बजट टेक्निकली स्पीकिंग शुड ओनली बी कि हमारा यहाँ से हमारी इनकम आएगी और यहाँ हमारे खर्चे होंगे, और अगर खर्चे और इनकम में कोई गैप है तो वो एडिशनल पैसा कहाँ से आएगा, ये सब मोटा मोटा बात होना चाहिए। और जब डॉक्यूमेंट बजट का आता है तो पिछले साल के बजट के रिविजन्स भी आते हैं, तो वो सब भी डिटेल रहती है। बट होता क्या है कि एक तो हो गया ये इकोनॉमिक और फाइनेंशियल एस्पेक्ट। एक पॉलिसी पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो बजट अनाउंसमेंट्स का भी एक प्लेटफॉर्म है। सोशल अनाउंसमेंट्स, इकोनॉमिक अनाउंसमेंट्स, और कई कबार इसका ऑब्जेक्टिव काफी पॉलिटिकल होता है। मतलब आप देखिए कि बजट के दिन, बजट जो कि एक प्रॉपर इकोनॉमिक प्रोसेस है, उस दिन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स भी इसको डिस्कस कर रहे होते हैं और बात हो रही होती है ये इस चुनाव को देखकर किया गया है, ये उस चुनाव को देखकर किया गया है। ऐसा नहीं है कि पॉलिसीज पूरे साल जो बनती हैं वो इलेक्शंस पे ध्यान नहीं देती। बजट क्योंकि एक ऐसा इवेंट है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है पार्लियामेंट में जो सब सुनते हैं, जो सब प्लग्ड इन होते हैं। कुछ डिस्टर्बेंस आ रही संकेत आपकी तरफ से शायद। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा मंच है जहां यूनियन गवर्नमेंट अपनी प्रायोरिटीज और अपनी इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर सकती है। इस वजह से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। हालांकि पॉलिसी मेकिंग पूरे साल चलती रहती है। जी बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, तो मैं अब चाहूंगा कि आप जरा इस चीज को विस्तार से बताएं कि बजट में बजट का आवंटन और उस आवंटन का राजनीतिक प्रयोग उपयोग, इसको लेकर के हमने क्या क्या कब कब ऑब्जर्व किया है। क्योंकि आप देखिए इस देश में हर समय एक तो चुनाव होता है। अभी भी इस बजट के कुछ ही दिनों बाद दिल्ली का चुनाव होगा, लेकिन ये कहना कि दिल्ली पर केंद्रित रहेगा बजट, ये शायद सही है, ज्यादा अतिशयोक्ति होगी, ज्यादा बात हो जाएगी। हाँ, अतिशयोक्ति होगी। तो इसको जरा आप विस्तार से समझाएं। नहीं तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एक पॉलिटिकल मैसेजिंग रहती है बजट्स में। अब सवाल ये है कि वो डिपेंड करता है वो साल कौन सा है, उस साल में कितने इंपॉर्टेंट इलेक्शंस हैं और आप क्या साधना चाह रहे हैं उस बजट से, किसको साधना चाह रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, आप सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव हैं संकेत, लोग आपसे एंगेज भी करते हैं। इस समय अगर मैं आपसे पूछूं
तो आप जिस इनकम वर्ग से आते हैं, जिस सोशल वर्ग से आते हैं, आपको क्या लगता है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या होंगी? आप क्या चाहते हैं पॉलिटिकल क्लास से? मैं क्या चाहता हूं, या आपको क्या लगता है कि आपके जो वर्ग के लोग हैं जो आपसे एंगेज कर रहे हैं वो क्या चाह रहे हैं? अपने वर्ग से नहीं, मेरा तो ये कहना है कि सरकार, आर फंक्शन इज माइनस गवर्नमेंट, ठीक है ना। मतलब गवर्नमेंट की वजह से मैं अपनी कोई बहुत लाभ होते हुए नहीं देखता हूं, लेकिन एज अ जनरल प्रोपोजिशन मुझे ऐसे लगता है कि जिस दिन यूनियन बजट एजुकेशन और हेल्थ पर अपना खर्चा बढ़ाएगा, उस दिन अपनी तमाम मजबूरियों से ऊपर उठ करके अगर वो ये कर सकता है तो आप बहुत अच्छी सिचुएशन क्रिएट करेंगे। करेक्ट। ऐसा नहीं हो तो सकता है ये कि हाँ, नहीं बोलिए। नहीं हो गया। नहीं, ये आपका विजन है। मैं कह रहा हूं जैसे आज की तारीख में अगर आप दिल्ली के चुनाव को जोड़ें उस बात से जो बजट में भी शायद आएगी, तो मिडिल क्लास इस समय एक ये नैरेटिव चल रहा है कि मिडिल क्लास इज ओवर टैक्स्ड, और मिडिल क्लास ओवर टैक्स्ड है, और जो उसको उस टैक्स के बदले में जो फैसिलिटीज मिल रही हैं वो सफिशिएंट नहीं है। तो एक पॉलिटिकल नैरेटिव ये चल रहा है। और दिल्ली के केस में जहां एक्चुअली वोटर्स का वर्गीकरण जात और धर्म से ज्यादा क्लास पर है, वहां ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर कल बजट जब आए उसके बाद या 1 तारीख को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही बीजेपी पर कूद पड़े कि आपने मिडिल क्लास के लिए क्या किया, क्योंकि वो दोनों वो वोट सेगमेंट आई कर रहे हैं। ऐसे ही बीजेपी शायद बजट में कुछ अनाउंसमेंट्स ऐसी डालेंगी जिससे वो दिल्ली के मिडिल क्लास वोटर को लुभा पाए। तो ये रहेगा। अब आज जो हम चर्चा करेंगे उसमें मुझे जो याद आता है कि 3-4 ऐसे बड़े बजट्स जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली या तो बहुत एक पॉलिटिकल एंगल से लिए गए थे या जिनके पॉलिटिकल रेपरकशंस हुए बाद में। तो अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में चले, सबसे पहले हम उस बजट की बात करते हैं जो अभी सबसे रिसेंट में जो हमारी नजर में आता है। तो 2019 में संकेत जब बजट आ रहा था, इंटरिम बजट होता है लोकसभा के चुनाव से पहले, फुल बजट लोकसभा के चुनाव के बाद होता है। तो उस इंटरिम बजट में एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आई थी। और वो अनाउंसमेंट क्यों आई थी? क्योंकि ऐसा लोग कहते हैं, और मानना मोटा मोटी सुनने में भी सही लगता है, बीजेपी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान तीनों चुनाव हार गई थी। और उसमें आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले ही मंदसौर कांड हुआ था मध्य प्रदेश में। तो किसानों के बीच में नाराजगी थी। ऐसे में कांग्रेस अपनी न्याय योजना लेकर आई, 72,000 रुपए सालाना, जिसमें एक प्रोविजन था। तो उस इंटरिम बजट में सबसे बड़ी जो अनाउंसमेंट, जिसने बाद में शायद बहुत बड़ा पॉलिटिकल गेन पहुंचाया कांग्रेस को और बीजेपी को, वो थी पीएम किसान। पीएम किसान ने 6,000 रुपए देने का वादा किया, जो आज तक आ रहा है 2,000 की 3 इंस्टॉलमेंट्स में, छोटे और मार्जिनल जो हाशिए पे किसान है उनको। और इनका जो टारगेट था वो 12 करोड़ किसान थे। अब आप मानिए 12 करोड़ किसान मल्टीप्लाई करिए, 4 लोगों के परिवार होता है औसत, तो ये पॉलिसी एक्चुअली 48 करोड़ पर टारगेटेड थी और इसका आउटले निकला 75,000 करोड़ रुपए। ये एक सबसे रीसेंट उदाहरण था एक ऐसी पॉलिसी अनाउंसमेंट का जो सीधा वोटर पे असर डाल रही थी चुनाव से जस्ट पहले। आपको एक बात और याद होगी, 2016 में ये खत्म हो गया था ये प्रक्रिया पूरी। पहले एक रेल बजट होता था, वो रेल बजट को यूनियन बजट में जोड़ दिया गया। उस रेल बजट में आप याद करेंगे तो पार्लियामेंट के पटल से नए नए रूट्स लॉन्च होते थे, जबकि काम उस बजट का भी यही था कि सिर्फ बही खाता दीजिए। लेकिन इट वाज यूज्ड, जो भी मिनिस्टर होते थे यूजुअली ईस्ट इंडिया के होते थे रेलवे मिनिस्टर उस जमाने में, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे लालू यादव हो, वो यूज करते थे उस प्लेटफॉर्म को अपने इलेक्टोरेट तक ये बात पहुंचाने के लिए कि हमने आपके लिए ये रूट पे ट्रेन चला दी है। अब उसकी पॉलिटिक्स समझिए, उसकी पॉलिटिक्स ये है, वो राज्य ऐसे हैं जहां बहुत बड़ी माइग्रेंट पॉपुलेशन है जो बाहर जाके काम करती है। माइग्रेंट मतलब वो माइग्रेट करते,
वो चाहे बिहार से दिल्ली जा रहे हो, मुंबई जा रहे हो, चाहे मालदा मुर्शिदाबाद से दिल्ली आ रहे हो, बैंगलोर जा रहे हो, हैदराबाद जा रहे हो, चेन्नई जा रहे हो। तो ऐसे में वो अनाउंसमेंट्स उनकी पॉलिटिक्स को सूट करती थी उस समय। लेकिन खैर 2016 की अगर मैं सही हूं तो उस समय ये बजट्स मर्ज कर दिए गए और अब आपको वो अनाउंसमेंट भी नहीं मिलती, और बजट की तारीख भी पहले जो फरवरी के अंत में होती थी वो अब 1 फरवरी है। तो ये भी कुछ बदलाव हुए हैं पिछले कुछ सालों में। अब 19 से पहले अगर हम आए संकेत, तो एक और बजट याद आता है, ये बीजेपी का नहीं था, ये यूपीए का एक बजट था और इसने एक साइलेंट रोल प्ले किया 2009 की यूपीए की जीत में, और वो था फार्म लोन वेवर। ये जो आज हम कर्जा माफ की बात करते हैं, हमने जो आपके साथ शो भी किया था कि ये जो फ्रीबी मॉडल है या ये जो मॉडल है वेलफेयरिज्म का इलेक्शंस में, तो एक बहुत बड़ा इवेंट था ये उसकी हिस्ट्री में इंडिया में, फार्म लोन वेवर। और हमने जब चर्चा भी की थी आपसे एक महीना पहले, कैसे फार्म लोन वेवर एक्चुअली एक बुरी पॉलिसी है, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगले कुछ समय में जो जिनका बकाया होता है वो देने से झिझकते हैं, हमको लगता है कि अगला चुनाव आएगा तो माफी मिल ही जाएगी। तो ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ बैड वेलफेयर पॉलिसी, एक इकोनॉमिक्स टर्म्स में अगर हम बात करें तो। लेकिन उस समय चुनाव में इसने मदद की। देखिए, जब ये स्कीम लॉन्च हुई 8 में 10 तक ये चला, 4.25 करोड़ किसानों को इसका फायदा हुआ और तकरीबन 52,000 करोड़ का वेवर सरकार ने दिया किसानों को। और ये बजट भी कहीं ना कहीं यूपीए के लिए बहुत पॉलिटिकली फायदेमंद साबित हुआ। हालांकि बाद में रिसर्च ने यह बताया संकेत कि जिन लोगों के कर्जे माफ हुए थे, वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी आय, उनकी लाइफ में ऐसा फर्क आया कि उन्होंने अपना जो कंजम्पशन है वो बढ़ाया या मतलब वो अच्छे से रहने लगे, वो उल्टा पैसे बचाने लगे। उसका कारण उनको लगा कि अब हमें जो वेवर मिला है, आगे जाके क्या बैंक हमें कभी लोन देगा या नहीं। तो उसका नेगेटिव असर एक्चुअली रिसर्च में पकड़ा जा चुका है कि वो लोग जिनको फायदा हुआ था, जिनको अपनी खपत बढ़ानी चाहिए थी, उन्होंने खपत ना बढ़ा के ज्यादा ज्वेलरी खरीदी कि इसको सेव कर लेते हैं एज इन्वेस्टमेंट, अब आगे जाके पता नहीं लोन मिलेगा या नहीं। तो ये था 2008 का एक और बीच में बजट आया था। अब मैं आपको क्विज करता हूं इस पे। 2012 का एक बजट आया था संकेत, उसमें कुछ ऐसा था जिसने बहुत समय तक आर्थिक माहौल में खलबली मचा दी थी। कौन से बजट में? 2012 का बजट था। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। डायरेक्ट ट्रांसफर। इसका हिंट है टेलीकॉम, जिसमें आप बहुत बहुत पॉपुलर है आज की तारीख में। इस वजह से मैंने आपसे ये सवाल पूछा है। हाँ। इसकी क्लिप अलग से भी लगाई जाए कि टेलीकॉम से हम टेलीकॉम पूछ रहे हैं। नहीं, जो अब ऐसे मुझे यूं ऑफ द कफ याद नहीं आ रहा है। 2012 में जो मैं जान पा रहा हूं, एक तो वो समय था जब 2G स्कैम एकदम से एक्सप्लोड किया था 2010-2012 में, और 3G से हम 3G टेक्नोलॉजी पर थे और फिर धीरे धीरे 4G पर माइग्रेट कर रहे थे, इतना मुझे मालूम है। तो 2G संकेत आपको याद है, ये 12 में एक ऐसी पॉलिसी आई थी जिसमें रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगा दिया गया था वोडाफोन और हच वाले मर्जर पे। करेक्ट। प्रणब मुखर्जी वाज द फाइनेंस मिनिस्टर, और उस एक अनाउंसमेंट ने पॉलिसी का जो माहौल था वो कहीं ना कहीं काफी अनसर्टन कर दिया था फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, ऐसा उस समय नैरेटिव था। और बाद में उसको फिर अंडू भी किया गया, लेकिन काफी समय बाद जेटली जी ने उसे अंडू किया। तो बजट के साथ कभी कभी ऐसी अनाउंसमेंट्स आती जो डायरेक्टली बजट से लिंक नहीं होती, लेकिन उनके फाइनेंशियल इकोनॉमिक रेपरकशंस महसूस किए जाते हैं। तो वो जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, यस करेक्ट, तो जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स अमेंडमेंट था 12 का, जिसने वोडाफोन और हच वाली जो डील हुई थी 2007 की, उसको लेकर जो कोर्ट केस हुआ, उसको कैंसिल करने के लिए पूरा एक रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कि हम 1960-70 तक जाएंगे पीछे अगर कोई टैक्स हमें रिक्लेम करना है तो उससे कहीं ना कहीं एक बहुत फ्यूरोर मचा था। खैर, तो अब 97 का एक बजट था, और मुझे लगता है कि हम जब मिडिल क्लास की बात करते हैं, इस बजट ने सही में मिडिल क्लास को केटर किया था। अब जो आपके थोड़े यंग दर्शक हैं उनको मैं ये बताऊं
कि ये लग रहा होगा कांग्रेस का बजट है, क्योंकि चिदम्बरम साहब ने पेश किया था। यूनाइटेड कांग्रेस फ्रंट की सरकार थी। ये देवेगौड़ा साहब की सरकार थी, एंड चिदम्बरम जी वाज पार्ट ऑफ अ रीजनल पार्टी तब, और वो एक फाइनेंस मिनिस्टर थे तब। तमिल मलयाला कांग्रेस उनकी पार्टी थी। यस, करेक्ट। वो उसके तहत फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, और वो ऑब्वियसली यूनाइटेड फ्रंट की एक सरकार थी, और Correct. उसके भी ये दो प्राइम मिनिस्टर्स थे उस समय, इंद्र कुमार गुजराल एंड देन देवेगौड़ा जी। या तो उस समय एक इन अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक ड्रीम बजट प्रेजेंट किया गया, जिसमें टैक्स, जो इनकम टैक्स रेट्स हैं उन्हें सिंप्लीफाई करके और कम किया गया, ताकि कंप्लायंस बढ़े और रेवेन्यू बढ़े। कभी कभी ये भी सोचना चाहिए हमें, हम हाई टैक्स रेट लगाते हैं तो कंप्लायंस, लोग टैक्स बचाना चाहते हैं। वही अगर हम लो टैक्स रेट रखें तो रिसर्च बताती है कि कई केसेस में ऐसा होता है कि लोग फिर एनरोल करना शुरू कर देते हैं, कि जब टैक्स में एनरोल करके टैक्स देने की कॉस्ट ही इतनी कम है तो मैं टैक्स चोरी करने की जहमत क्यों उठाऊं। ये लॉजिक है इसके पीछे। लेकिन उस में और भी चीजें थी, कॉर्पोरेट टैक्स रेट भी कम किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स भी लाए गए। तो ये 97 का जो बजट है इसे ड्रीम बजट कहा जाता है, और ये कहीं ना कहीं भारत जब 91 की पॉलिसीज के बाद अच्छा ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे था, तो उस समय ये लाया गया और उससे सिचुएशन और बेहतर हुई। हालांकि क्रिटिक्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स रिडक्शन के क्रिटिक्स आपको मिल जाएंगे, बट जो इनकम, डायरेक्ट इनकम टैक्स पे जो बेनिफिट हुआ लोगों को, वो काफी रियल था। और अब हम बात करेंगे जो आखिरी बजट, मैंने देखिए इसमें और भी बजट्स आए बीच में। जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पर काफी पुश हुआ। गोल्डन क्वाड्रिलैटरल का एक पुश आया, जिसमें जो पूरा हाईवे नेटवर्क है, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल, जो आपके हमारे यंग दर्शक हैं पढ़े हैं उसके बारे में, कि एक हाईवे का ऐसा नेटवर्क है जो इधर वेस्ट से लेकर ईस्ट और नॉर्थ से लेकर साउथ पूरा कनेक्ट करता है। तो ये सब भी बजट में अनाउंसमेंट्स हुई, और ये वाजपेयी जी के समय हुई, बट हम मोटा मोटी हम मेन उनको पिकअप कर रहे हैं अभी। तो आखिरी जो बजट जिसमें मैं फोकस करूंगा वो 1991 का जो ट्रांसफॉर्मेशनल बजट, जिसे कहेंगे कि बैक्स अगेंस्ट द वॉल। इस पर हमने एक बहुत डिटेल शो भी किया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर बने अर्ली 90s में, तो उस समय आईएमएफ की कुछ कंडीशंस थी, और उस समय वी वर स्ट्रगलिंग, और ऐसे में आईएमएफ के पुश की वजह से और हमारी सिचुएशन की वजह से एक टफ कहीं ना कहीं पॉलिसी मेजर्स लेने पड़े, और वहां डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक ऐसा बजट प्रेजेंट किया और ऐसी पॉलिसीज प्रेजेंट की जिससे हम ग्लोबलाइज और इंटीग्रेट हुए, एफडीआई बढ़ा, लाइसेंस राज कम किया गया, सब्सिडीज कम की गई, पब्लिक सेक्टर जो फर्म्स थी उनमें रिफॉर्म्स लाए गए। बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जो खर्चा तो पूरा ले रही थी लेकिन कुछ खास काम नहीं करी थी सरकार की। तो उस बजट ने कहीं ना कहीं हमें हाई ग्रोथ के पाथ पर सेट कर दिया, और फिर सब्सिक्वेंट बजट्स, कई बहुत अच्छे, कई मीडियोकर और कई खराब, सब्सिक्वेंट बजट्स ने उस पर बिल्ड किया। तो ये 4 ऐसे उदाहरण हैं। ऐसे अगर आई एम श्योर अगर हम हर बजट के फाइन प्रिंट में जाए, मैंने जैसे भी 12 का उदाहरण दिया या गोल्डन क्वाड्रिलैटरल का उदाहरण दिया, हर बजट में कुछ ना कुछ होता था। अब मुझे याद है जब 2012 में दिल्ली में वो जो भयावल रेप केस हुआ, तो 13 के बजट में चिदम्बरम जी स्टार्टेड समथिंग कॉल्ड द निर्भया फंड। उस फंड से उन्होंने कहा कि हम महिलाओं की सुरक्षा पे इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सब होता रहता है। अब हमने वो चीजें उठाई हैं जिसका हमें सही में असर दिखा बाद में। कई चीजें सुनने में अच्छी लगी लेकिन वो अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हुई। तो ये आज का शो बजट से जस्ट पहले हमें लगा कि हाउ बजट्स आर अ विजिबल मैरिज ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स इन सर्टेन केसेस। ये बहुत अच्छे 4 उदाहरण। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कुछ बजट्स को लेकर के ये जो समझाने की कोशिश की है कि ये सिर्फ एसेंशियली इसका काम बही खाता रखना, कौन से डिपार्टमेंट को कितना खर्चा जाए ये है, लेकिन उसमें बजट से ओवर एंड अबव जा करके घोषणाएं करना, ये राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों को एक साथ ला करके रखने का एक मंच बजट बन गया है। और वही चीज आप देखते हैं कि साल दर साल बजट से उम्मीद इसीलिए की जाती है कि क्या ये इस चीज का ध्यान रखा जाएगा या उस चीज का। अब मिसाल के तौर पर आपने अभी थोड़ी देर पहले मिडिल क्लास की बात की। देखिए,
हम ये जानते हैं, ये आंकड़े अब सबके सामने प्रस्तुत हैं कि मिडिल क्लास की स्पेंडिंग कम हो गई, मिडिल क्लास अब सामान कम खरीद रहा है, मिडिल क्लास श्रिंक भी कर रहा है। ऐसे में मिडिल क्लास को राहत देने के लिए क्या इनकम टैक्स में रिलीफ होगी, कोई स्पेसिफिक स्कीम्स होंगी? अब ये सारी चीजें कहने को बजट के एम्बिट के अंदर हैं भी और नहीं भी, और ये सारे जो आपने पिछले और इससे जुड़ी हुई राजनीति है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसका राजनीतिक परिणाम क्या होगा? बिल्कुल। तो जैसे 91 का जो बजट था डॉक्टर मनमोहन सिंह का, उसके बाद कांग्रेस जो लेफ्ट ऑफ सेंटर मानी जाती थी, सडनली वो राइट ऑफ सेंटर दिखने लगी लोगों को। ऐसे ही जब लोन वेवर किया गया, तो अब देखिए ये समझिए कि बीजेपी और कांग्रेस कहने को लेफ्ट और राइट है भारत में। आज ये इकोनॉमिक पॉलिसी में फर्क कम दिखता है क्योंकि दोनों ही वेलफेयर स्कीम्स, कैश ट्रांसफर्स की बात करते हैं। लेकिन एक चीज दिखती है अभी भी कि जो बीजेपी के बजट्स रहे हैं वो कैपेक्स पे बहुत ध्यान देते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और खासकर वाजपेयी जी के समय ज्यादा होता था। आज तो बीजेपी के बजट्स में भी कैपेक्स भी है लेकिन वेलफेयर स्पेंडिंग भी है। तो आप कन्वे करते हैं अपनी पॉलिटिक्स कि हम ज्यादा कैपेक्स पे लगाएंगे, हमको सड़कें बनवानी है, हमको पुल बनवाने हैं, हमको डैम बनवाने। वहीं जो लेफ्ट ऑफ सेंटर पॉलिटिक्स है वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक है लेकिन हमको मनरेगा के लिए भी फंडिंग चाहिए, हमको आवास के लिए भी फंडिंग चाहिए, हमको राइट टू फूड भी करना है। तो ये अनाउंसमेंट सारी जो हैं या ये जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है जो बजट में सामने आता है, इससे कई चीजें दिखती हैं। देश की इकोनॉमिक सिचुएशन, सोशल कंसर्न्स, और अगर इनके बियॉन्ड आपके पास स्कोप बचता है तो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप ये कह रहे हैं डॉक्टर बत्रा कि इन सब से स्कोप बचेगा तब पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि ये एकदम उल्टा है। आपके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित करते हैं कि आप बजट किस तरीके से, और फिर आप अपनी लिमिटेशंस देखते हैं, क्योंकि भाई चुनाव भी तो जीतना है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं आपको कुछ उदाहरण दे दूं, लोकसभा के नतीजे के आ जाने के बाद, और इस पर हम ही लोगों ने कार्यक्रम किया है, अलग अलग राज्यों में महिलाओं को रिझाने के लिए स्कीम, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, इस सब के बजटरी इंप्लीकेशंस थे। इस सब का खर्चा सरकार के खजाने में से ही जाता, तो उसमें कितना खर्चा कहीं और से डाइवर्ट करके महिला सम्मान निधि निकाल करके दी जाए, ये भी अपने आप में एक बजटरी प्रोविजन था। लेकिन फैसला लिया गया था चुनाव जीतने के लिए, यानी कि फैसला राजनीतिक था। तो संकेत, इसमें बहुत बढ़िया पॉइंट है। एक फर्क आ जाता है राज्य सरकार का बजट और यूनियन बजट। राज्य सरकार जब बजट में प्रोविजनिंग करती है उसको थोड़ा सा एक रहता है, कल को हम फंस गए तो यूनियन सरकार हमें बचा लेगी, लोन ले लेंगे। लेकिन यूनियन गवर्नमेंट के पास ये कुशन नहीं होता। यूनियन गवर्नमेंट के बॉन्ड की रेटिंग डाउन चली जाती है इंटरनेशनली अगर उसका बजट रिस्पॉन्सिबल ना हो। तो मेरे एक्सपीरियंस में जो सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर है, दे हैव टू बी फिस्कली मोर रिस्पॉन्सिबल देन स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर। अब आपको मैं इसका उदाहरण देता हूं यूनियन लेवल पे। 2012 के सेकेंड हाफ में जब आर्थिक सिचुएशन काफी कमजोर थी भारत की, रुपया डेप्रिशिएट हो रहा था, फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा था, प्रणब मुखर्जी जब प्रेसिडेंट बने तो वापस चिदम्बरम जी को फाइनेंस मिनिस्ट्री में लाया गया और सितंबर या अक्टूबर के महीने में उन्होंने एफडीआई, पेट्रोल प्राइसिंग एक्सेट्रा जैसे कई पॉलिटिकली सेंसिटिव मुद्दों पे कड़े फैसले लिए। ऐसे फैसले लिए कि तृणमूल ने अलायंस तोड़ दिया, दे वॉकड आउट। बट कांग्रेस ने उस समय कहा कोई बात नहीं, जाइए, अभी देश का जो खजाना है वो खतरे में है, आर्थिक स्टेबिलिटी खतरे में है, आपको सरकार से जाना है, आप जाइए। पर इस समय हम एक टिपिंग पॉइंट पे आ चुके हैं। तो मेरा यह मानना है कि जब आप एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन में होते हैं तो पहले सोशियो इकोनॉमिक कंसर्न्स आप एड्रेस करते हैं और फिर अगर बचता है तब आप पॉलिटिकल चीजों पे जाते हैं। बट एक नॉर्मल साल में जहां क्राइसिस नहीं है, सब चंगा सी, तब ऑफ कोर्स आपका मैनूवरिंग रूम ज्यादा रहता है और तब
क्या आप पॉपुलिस्ट स्कीम्स लाते हैं या प्रॉपर इकोनॉमिक रैशनल वाली स्कीम्स लाते हैं या दोनों का मिश्रण लाते हैं? ये आपकी समझदारी पे डिपेंड करता है और आपके ऑब्जेक्टिव्स पे डिपेंड करता है। दर्शकों को ये भी बता दें डॉक्टर बत्रा कि ऐसा नहीं है कि बजट में अगर कोई चीज लिख दिया या उसका प्रावधान हो गया तो फिर वही फाइनल है। बजट में एलोकेशन के बाद भी एक होता है बजट एस्टिमेट और एक होता है रिवाइज्ड एस्टिमेट। यस, तो बजट के में किए हुए प्रावधान के बाद भी अगर ये जरूरत महसूस होती है कि और पैसे लगेंगे तो वो रिवीजन में जाता है। और जाहिर सी बात है कहीं अगर और पैसे जाएंगे तो कहीं से कटेंगे भी, तो कहीं का बजट घटेगा भी। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स बोला जाता है उनको। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की रिक्वेस्ट आती है, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो बीच बीच में, जैसे मनरेगा में ये बहुत होता था कि मनरेगा का प्रावधान हुआ और दिसंबर जनवरी तक आते आते मनरेगा के पैसे खत्म हो गए, तो सप्लीमेंट्री ग्रांट की रिक्वेस्ट जाती है, तो वो फंड और आता है या नहीं ये डिपेंड करता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के डिस्क्रिप्शन पे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बत्रा। अब देखते हैं कि जब बजट आएगा तो उसमें कौन सी ऐसी पॉलिटिकल कंपल्शंस को एड्रेस किया जाएगा, इकोनॉमिक मजबूरियां, आर्थिक मजबूरियों को समझते हुए किया जाएगा, और लोगों को पसंद आएगा या नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर बत्रा आज के पाठशाला के एपिसोड के लिए। थैंक यू।